जय हिंद। यूरोप का एक ऐसा व्यापारी भारत आता है और भारत के राजा से एक ऐसा समझौता करता है जिसके कारण भारत लगभग 200 सालों तक गुलामी के वीडियो में जकड़ा रहता है। हम लोग समझते हैं आज डिटेल में इसके बारे में। देखिए 1615 में थॉमस रो नाम का एक व्यापारी भारत आता है और जहांगीर के दरबार में जाता है, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में, और जहांगीर से कहता है कि आपका भारत सोने की चिड़िया है और आप हमको अपने देश में थोड़ा सा जगह में आप व्यापार करने की इजाजत दे दीजिए, परमिशन दे दीजिए। और हम अंग्रेज सब आए हैं और आपसे आगे हाथ जोड़ करके भीख मांग रहे हैं कि आप हमको व्यापार करने का परमिशन दे दीजिए ताकि हमारी भी रोजी रोटी चल सके। थॉमस रो को एक चीज पता चल गया कि भारतीय महिलाओं को तारीफ सुनना बहुत ज्यादा पसंद होता है, बहुत ज्यादा। तो इसकी एक पत्नी थी जहांगीर की, जिसका नाम था नूरजहां, बहुत ज्यादा हैंडसम थी। तो उसके पास गया थॉमस रो और कहा कि आप कितनी खूबसूरत हैं, आपकी खूबसूरत के आगे देश का सबसे बड़ा बादशाह पनाह मानता है, मतलब आपके सामने झुक जाता है, आपकी जनता दीवानी है, आप इतना हैंडसम है बिना फेयर लवली के। तो उसने कहा अरे आप बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, बताइए क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, आप अपने पति देव को बस आप इतना समझा दीजिए कि हम आपके देश में यदि व्यापार करेंगे तो व्यापार का जो टैक्स होगा तो हम आपके पति जहांगीर को ही देंगे, और जितना सारा माल आएगा उससे इंपोर्ट में जितना सारा बचत होगी उसमें से हम लोग कुछ आपको टैक्स वगैरह के रूप में आपको देते रहेंगे। तो नूरजहां ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। जहांगीर को ये गणित समझ में क्यों नहीं आया। अभी हम जाते हैं जहांगीर को बताते हैं, आप अंग्रेजों को परमिशन दे दीजिए और आखिरकार ये व्यापार ही तो करेंगे। कौन हमारा देश उठा लेकर के चले जाएंगे, व्यापार करेंगे, पैसा बचेगा तो कुछ हमको भी पैसा देंगे। तब जहांगीर ने कहा कि ठीक है, आप व्यापार करने के लिए हम इजाजत दे रहे हैं। और भारत के राजा की समस्या समझिए क्या थी। भारत के राजा ननन भौजोई की तरह आपस में लड़ा करते थे बिना मतलब कि अच्छा तुम्हारे बेटे के छठियार में ये नहीं आया, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ आ जाते हैं, तुम इस पे अटैक कर दो। और अंग्रेजों की सेना उस समय ज्यादा डेवलपमेंट थी और इसके डेवलपमेंट होने के कारण अंग्रेजी सेना जहां पहुंच जाती थी वो राजा जीत जाता था। समझिए एक राजा हो गया, नाम किसी का नाम होगा तो सीरियस मत लीजिएगा। एक राजा ये है, एक राजा ये पड़ोसी राजा है। जैसे ही ये राजा आपस में दुश्मनी होती थी, अब नॉर्मल हुआ करता है पड़ोसी में, जैसे होती थी अंग्रेज किसी एक के पास मिल जाते थे, कहते अच्छा तुम्हारे पास मिल जाते, क्या समस्या तुमको, ओहो तुम्हारा पड़ोसी इतना ज्यादा सेना इकट्ठा कर रहा है, कभी भी तुमको अटैक कर देगा। कहेगा हाँ बात सही, अभी कह रहा था कि मारने के लिए। कहा कि हम तुम्हारे साथ मिल जाते हैं और आइए हम क्या करें, इस पे हम तुम्हारे साथ मिल जाते हैं और हम दोनों मिल करके इस पे अटैक कर देते हैं रमेश पे। अब इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों की सेना इतना डेवलपमेंट थी कि हमारे देश में तलवार लेकर के जाते थे, भाला लेकर के जाते। अब सोचिए तलवार भाला कहाँ काम आएगी, दूर से 100 मीटर दूर से तो नहीं काम आएगी, तलवार फेंक करके थोड़ी ना मार देंगे। लेकिन उनके पास बंदूक थी, अंग्रेजों के पास 100-150 मीटर दूर ही से उनको खात्मा कर देते थे। ज्यादातर सैनिक हमारे इसी में पीछे रह जाते थे। ये दोनों आपस में लड़ते थे, दोनों आपस में लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है इसके साथ अंग्रेज हो गए तो ये वाला हार जाएगा, और ये हार जाएगा तो इसका डबल राज हो गया, एक तो ये रमेश वाला हो गया, एक तो करण वाला हो गया। अब अंग्रेज सब कहेंगे कि हमने तुमको जिता दिया है, लेकिन आप हमारी बात मानिए, राजा आप ही बने रहिए, जो हम कहेंगे वो आप करेंगे। तो ये कठपुतली बन करके रह जाता था। और जब ये कहता था कि नहीं हम आपकी बात नहीं मानेंगे, तो कहता था कि पड़ोसी राजा है तुम्हारे साथ, उसके साथ मिल जाएंगे, तुम्हारा काम खत्म कर देंगे। सबसे बड़ी कमी हमारे देश की यही थी। हमारे देश की स्थिति ऐसी इतनी हो गई थी कि जब मैसूर में हैदर अली और इनका लड़का टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लोहा ले रहा था, तो बाकी जो मराठा साम्राज्य के सिंधिया साम्राज्य के जो लोग थे, सिंधिया साम्राज्य के जो शासक थे, वो अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे और मजा ले रहे थे कि किस तरीके से टीपू सुल्तान को मारा जा रहा है। ये यहाँ तक हमारे देश की हालत हो गई थी। अंग्रेजों की स्ट्रेटजी ये थी कि धीरे धीरे हम व्यापार करेंगे, और अपनी इन्होंने सेना बैठाना स्टार्ट कर दिया था। मतलब इन्होंने कोलकाता में अपनी जो कंपनी बनाई, उस कंपनी के चारों ओर इन्होंने बहुत ऊंची ऊंची किलाबंदी यानी दीवारें खड़ा कर दी, उस पे तोप रख दिया, सैनिकों को खड़ा कर दिया। ये चीज एक व्यक्ति को नहीं समझ में आया, वो था सिराजुद्दौला, नवाब था बंगाल का। इन्होंने कहा कि ये चीज तुम क्या कर रहे हो, तुम व्यापार करने आए हो कि हमसे युद्ध करने के लिए आए हो, तुम तो अपना हमारे बीच में एक देश बनाए ले रहे हो। सिराजुद्दौला एकदम जवान व्यक्ति था, उसने कहा कि हम ये चीज नहीं मानेंगे। वार्निंग देते हैं कि आप अपने किलों पर से तोहफे हटाइए, आप अपने किलों पर से यहाँ पे किलो से आप अपने सैनिकों को हटाइए। तो अंग्रेजों ने कहा भाई कौन आएगा, हम लड़ लेंगे, तुमसे निपट लेंगे। सिराजुद्दौला ने युद्ध का ऐलान कर दिया। सिराजुद्दौला ने युद्ध का ऐलान कर दिया 1757 में, जिसे प्लासी का युद्ध भी कहा जाता है।
अब इसके सेनापति जो था जिसका नाम था मीर जाफर, ये इतना इसके बारे में समझिए, मीर जाफर के बारे में, जब ये आमने सामने युद्ध करने के लिए गए तो मीर जाफर यानी बंगाल के नवाब के पास 50,000 की सेना थी। 50,000 की सेना थी 50,000 की सेना थी बंगाल के नवाब यानी मीर जाफर के पास, और इनके पास केवल 3,000 की सेना थी। अंग्रेजों के पास केवल 3,000 की सेना थी, 50,000 की सेना थी, और ये 3,000 की सेना में एक भी जवान मरे बिना बंगाल के नवाब को खत्म कर दिया, बंगाल को जीत लिया। अब आप सोचेंगे कि किस तरीके से एक भी सैनिकों ने एक भी गोली नहीं चलाई और पूरा बंगाल हार चुका, पूरा बंगाली सेना हार गई थी। क्यों, कैसे हार गई थी उसको समझिए। अंग्रेजों को एक चीज पता था कि हमारी जो 3,000 की सेना है वो नवाब की 50,000 सेना से कभी नहीं लड़ सकती है, फिजिकली कभी नहीं लड़ सकती है। इन्होंने एक स्ट्रेटजी इसने बनाया अंग्रेजों ने, और इसका जो सेनापति था मीर जाफर, इसी को बुला लिया और कहा कि आप हमारे में आ जाइए, सिराउद्दौला का काम खत्म करते हैं और आप ही को मरने के बाद आप ही को हम बंगाल का नवाब बना देंगे। अंग्रेजों ने कहा आपको नवाब बना देंगे। मीर जाफर एकदम कहा कि वाह बहुत मजा आएगा, हमको एक गद्दी मिल जाएगी, उस वहीं पे गद्दी पे हम शराब पियेंगे, नचनिया न जाएंगे, कितना मजा आएगा, आनंद आएगा। ठीक है, हम सिराउद्दौला को मार देंगे, सिराउद्दौला को मार देंगे। सेना में जब सिराउद्दौला ने कहा कि आप आक्रमण करिए, तो मीर जाफर ने आक्रमण करने से मना कर दिया। कहा कि कोई समस्या नहीं है, आप घर जाइए, हम निपट लेंगे, 3,000 की सेना है। और जैसे बंगाल का नवाब घर जा रहा था, ये पीछे से जाकर के मार दिया, और पीछे से जाकर के मार दिया, और बिना किसी युद्ध क्षति के ये पूरा बंगाल चला गया। अंग्रेजों को एक चीज समझ में आ गया कि अब ऐसी कोई भारत की शक्ति नहीं हो सकती है जो हमें रोक सकती है। बिना युद्ध के हमने 50,000 सैनिकों को हरा दिया है, तो अब भारत का ऐसा कोई देश नहीं हुआ। और धीरे धीरे इन्होंने फूट डालो राज करो की रणनीति अपनाई, और धीरे धीरे भारत के बहुत ज्यादा सारे एरिया पे इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। 1857 में एक भीषण क्रांति हुई जो अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दी। अब ये क्रांति कैसे हुई, क्या इस क्रांति के पीछे केवल मंगल पांडे का हाथ है? क्या मंगल पांडे ने ही केवल ये क्रांति करवाई थी? तो इसको आप ऐसे समझिए, केवल माचिस कोई घर नहीं जला सकती है, कोई माचिस कोई घर नहीं जला सकती। घर जलाने के लिए जरूरी है कि उसमें लकड़ी होना चाहिए, फूस होना चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए जो जल सके। सेम वही चीज थी आज के ठीक 1757 से ठीक 100 साल पहले भारत में अंग्रेजों ने इतना ज्यादा भारतीय राज्यों का अंग्रेजों ने इतना ज्यादा टॉर्चर किया, इतना ज्यादा उनको चूस लिया कि सारे लोगों को समझ में आने लगा था कि अंग्रेज हमारे नहीं है, अंग्रेज किसी के भी नहीं है। अंग्रेज है यदि किसी के वफादार तो अंग्रेज केवल अंग्रेजों के वफादार हैं, भारतीयों के कभी वो वफादार नहीं हो सकते हैं। ये सारी चीजें समझ में आ गया। अब 1857 की क्रांति क्यों हुई उसको बात समझिए। अंग्रेजों ने एक कारतूस लेकर के आया था जिनका नाम था एनफील्ड राइफल। अंग्रेजों ने एक राइफल बनाई थी एनफील्ड राइफल। अब उस राइफल के जो गोली राइफल बनाई थी वो चलाने के लिए ना उसको दांत से चीरना पड़ता था, दांत से चीरना पड़ता था। और मंगल पांडे को ये चीज पता चला कि जिसे हम दांत से चीर करके निकालते हैं वो सुअर और गाय की चर्बी से बना होता है, क्योंकि उस पर जल्दी जंग नहीं लगता है। नहीं तो नॉर्मल में बरसात में भीग जाएगी, जंग लग जाएगा, उसके बाद वो चल भी नहीं करेगा। तो उसके ऊपर सुअर और गाय की चर्बी लगा देते थे, चर्बी लगा करके उसको बनाया जाता था। ये चीज पता चली जब मंगल पांडे को, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। हमारे हिंदू धर्म में गाय माता के समान पूजी जाती है, और जबकि मुस्लिम धर्म में सुअर को एकदम बेकार चीज माना जाता है, एकदम बेकार माना जाता है। दोनों धर्म को ये आहत पहुंचाने वाला था। मंगल पांडे ने कहा कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। मंगल पांडे ने कहा कि यही वो राइफल है जिसे आप दांत से छिलवा करके आप हमारा धर्म भ्रष्ट किए हैं। दांत से छीले और कहा कि ले छील करके और चलाया कैप्टन बाज की ओर, तो उसको ना लगा, उसको घोड़े पर लग गया, निकाल करके तलवार मारने का प्रयास किया, लेकिन वो कैप्टन बाज नहीं मरा। अब उसके बाद समझिए क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इनको फांसी की सजा सुना दी, फांसी की सजा। लेकिन क्या फैलने के पीछे क्या यही एक रीजन ना होगा? नहीं, इसके पीछे और भी कई सारे रीजन। पहला रीजन बताते हैं कि हड़प नीति और विधवा पुनर्विवाह। हड़प नीति क्या है कि लॉर्ड डलहौजी आया था इंग्लैंड से, और उसने कहा कि ज्यादातर राजाओं को तो अपने कब्जे में ले लिए हैं, और जो बचे खुचे राजा हैं जो हमारी गुलामी कर रहे हैं उन पे भी हम पूरा शासन कैसे करेंगे। तो इसने कहा कि जिसकी खुद की संतान नहीं है, जिस भी राजा की, वो राजा मर जाएगा तो उसके बाद उसकी पूरी जमीन जायदाद, पूरा राज्यपाट यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों के हाथ में आ जाएगी। ये भारत के राजाओं को बहुत बुरा लगा जिनके पास संतानें नहीं थी।
अब और ये क्रांति इतनी भीषण लेवल की होगी, इतनी भीषण लेवल की होगी कि अंग्रेज मेरठ, बिहार, उत्तर प्रदेश में कहीं भी दिखते थे लोग उनको मार देते थे, बिल्कुल लोग उनको मारते थे। और हमारे यहाँ मारने के लिए क्या था, हमारे यहाँ बंदूक तो थी नहीं, कोई बड़ी तलवार तो थी नहीं, और जो भाला तलवार थी वो लोग चला रहे थे। महिलाएं देखती थी कि कोई अंग्रेज आ रहा है, कोई गोरा लेकर हंसिया लेकर के, बेलन लेकर के, चमचा लेकर के, कढ़ाई लेकर के, चारों ओर घूम करके उस अंग्रेज को 4-6 महिलाएं मिलकर के एकदम इतना मार मारती थी, अंग्रेज जाना बंद कर दिए, बाहर जाना बंद कर दिए गाँव में। कहा कि यहाँ की महिलाएं बहुत मार मार रही हैं। और महिला देखिए दर्द कब होता है, कोई आकर के सलाम से गला काटते क्या दर्द है, 2 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। अब कोई सोचिए कि कोई सिलबट्टा लेकर के मुंह पे मार रहा है, थू थू, एक हड्डी तोड़ा, दूसर का हड्डी तोड़ा, तोड़ते तोड़ते 206 हड्डी तोड़ दिया, तो उसका मौत देखिए कितना खतरनाक मौत होगा। सेम यही चीज हो रहा था 1857 की क्रांति में। और समझिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई निकली, कहा कि आपने हमारी झांसी को ले लिया है, अब हम छोड़ेंगे नहीं आपको। उसके बाद नाना साहब आए, नाना साहब की इसने पेंशन बंद कर दी थी। नाना साहब लुंगी समेट करके आए, कहा कि तुम हमको हमारी पेंशन बंद करोगे, अब हम तुमको बताते हैं। तात्या टोपे बहुत ही बेहतरीन लीडर थे, ये इतने बेहतरीन लीडर थे कि ये गोरिल्ला युद्ध करते थे। ये जानते थे कि अंग्रेजों से हम डायरेक्टली नहीं लड़ सकते, इसलिए ये क्या करते थे कि जब कभी अंग्रेजी सेना निकलती थी तो अचानक से उस पर आक्रमण करके, और मतलब मिनटों में आक्रमण करके वहां से रफा दफा हो जाते, पता ही नहीं लगता था। गोरिल्ला युद्ध में तात्या टोपे बहुत ही बेहतरीन थे। नाना साहब का इन्होंने सहयोग दिया, और उसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को इन्होंने सहयोग दिया। हजरत बेगम हजरत महल आ गई, और यहाँ तक के बिहार का एक व्यक्ति जो किताबें बेच रहा था, जिसका नाम पीर अली था, वो एक क्रांतिकारियों का अड्डा था। बहुत बेहतरीन बेहतरीन वो किताबें बेचते थे कि तुमको शर्म नहीं आ रही है कि 200 साल हो गए अंग्रेज इस तरीके से अंग्रेज इस तरीके से हम लोगों को बेइज्जती कर रहे हैं, हम लोगों की यहाँ इस तरीके से लूट रहे हैं। पीर अली ने निकाला लूंगी, कहा कि अब हम अंग्रेजों से निपट लेते हैं, अब हम अंग्रेजों से निपट लेते हैं। और ऐसे कुछ किसान भी थे, यानी ये जो माहौल था एकदम से गर्मा गर्म हो गया, और इतना गर्म हो गया कि अंग्रेजों को इतना मार मारे, इतना मार मारे, अंग्रेज सब कहा कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, कोई सेना बुलाइए इन लोगों को रोकने के लिए। अब हम लोग समझते हैं कि 1857 के बाद जब 1947 आने वाला हुआ, इसके पहले का इनके बीच का जो 90 साल है वो कैसे बीता। ये एकदम से एक आधुनिक हो गया था, एकदम से चेंज हो गया था। कैसे चेंज हुआ उसको समझिए। उस समय राजाओं का कुछ ना कुछ अपना स्वाद था, सबको कुछ ना कुछ छीन जाने की का सबसे बड़ी समस्या थी। अंग्रेजों को ये पता था कि ये वाली नस दुख रही है। देखिए अमूमन लोग क्या करते हैं, आपकी कितनी अच्छाई है कोई नहीं देखेगा, बस यही देखेगा आपको डिमोटिवेट करने के लिए कि आप कहेंगे कि क्या बात है, अच्छा तुम्हारा गाल पिचका खाते बात नहीं होगा, इसके पीछे कभी नहीं पूछेंगे तो तुम क्यों नहीं खाते हो, इसके पीछे का कुछ रीजन है, क्या तुम्हारे पास खाना नहीं है, क्या तुम्हारे पास पैसा कमी, कभी नहीं पूछेंगे। सीधे सीधे कहेंगे कि अरे तुम इतना पतला कैसे हो गया। सेम समस्या थी। लेकिन गांधी जी आए, गांधी जी का कोई समस्या नहीं थी। अंग्रेजों को कुछ पता ही नहीं चला कि गांधी जी का कौन समस्या है। इंग्लैंड से पढ़ करके आए, कोट वोट पहन करके जब ये गांव में निकलते थे बैग वगैरह लेकर के, तो लोग कहते थे काला अंग्रेज आ गया है, काला अंग्रेज। तो गांधी जी को कहा अरे हम तुम्हारे बीच के भारतीय हैं, तुम हमको ऐसा क्यों कह रहे हो। गांधी जी ने कहा कि ये सब फेंको, यहाँ पे अंग्रेजों का काम है, ये अंग्रेजों का सामान है, इसको फेंक दो। एक ही धोती में पूरा हम जीवन बिता देंगे। एक धोती को डंडा ले लिए। अंग्रेजों को पता नहीं था कि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। ये बैरिस्टर आदमी धोती पहन करके घूम रहा है। दूसरा सुभाष चंद्र बोस ICS की परीक्षा निकाल करके आए थे। इस समय DM का जो पद होता है ना, उससे भी बड़ा पद समझिए ICS की थी। और इनकी पूरे इंग्लैंड में 4th रैंक आई थी। इन्होंने लात मार दिया, कहा कि कौन लेकर के जाएगा। 1921 में इनको छोड़ करके चले आए, ICS की परीक्षा निकाल दिए थे। अंग्रेजों ने एक कानून पारित किया जिसका नाम था रालर एक्ट। अब रालर एक्ट क्या था? रालर एक्ट यही था कि जब कोई पे किसी पे कोई आरोप ना दिखे तब भी पुलिस उसको पकड़ लेकर के जाए, जेल में बंद कर दे, और 2 साल तक जेल में बंद कर सकती है। और कोई दलील अपील नहीं होगी, कुछ कोई सुनवाई नहीं होगी। बंद कर दिए तो बंद कर दिए, 2 साल बाद छोड़ेंगे, उसको देखा जाएगा बीच में, अब देखा जाएगा। अब इसी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग एक था अमृतसर में, वहां पे एक सभा बैठी थी। हालांकि वो मेला था, उसमें बहुत सारे लोग आते, छोटे छोटे बच्चे थे, नात रिश्तेदार थे, महिलाएं थी, और कुछ लोग क्रांतिकारी थे। सारे क्रांतिकारी नहीं थे, बैसाखी के मेला घूमने के लिए आए थे। और इसी में जनरल R. डायर आता है अपने सैनिकों के साथ में और अंधाधुंध गोली चला देता है।
अंधाधुंध गोली चला देता है और लगभग बहुत ज्यादा लोग मारे जाते हैं। कितना दर्दनाक खौफनाक उस समय का मंजर था कि लोग कुएं में कूद रहे थे ताकि जान बच जाएगी। अंग्रेज सब इतने गिरे व्यक्ति थे कि कुओं में भी वो कुओं में देख देख करके गोली मार रहे थे। अभी जिंदा है, अभी इसका सांसें चल रहा है, बुलबुला निकल रहा है, मारो इसको भी मारो। इतना मतलब खौफनाक मंजर था उस समय। बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारियों का जन्म हुआ। भगत सिंह की एज उस समय बहुत कम थी। भगत सिंह ने प्रण लिया कि हम इस अंग्रेजी साम्राज्य को हम ध्वस्त करके रख देंगे। उसी समय थे उधम सिंह ने कहा कि जिसका भी इसके पीछे हाथ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में के पीछे जिसका भी हाथ है, उसको हम मार करके दिखाएंगे, ये हम प्रण लेते हैं। हमने इस चीज का ओवरव्यू देखा है कि कैसे अंग्रेज भारत में आए, किस तरीके से उन्होंने राज किया, किस तरीके से उन्होंने मार करके उनको लात मारा गया और किस तरीके से वो 15 अगस्त 1947 को आजाद करके चले। सारी चीज कंटेंट को एक डेप्थ लेवल में एक ही वीडियो में नहीं कर सकते, इसलिए केवल हम लोग ओवरव्यू देखे हैं।